एक्चुअल में पढ़ेंगे वो सारी चीजें पढ़ेंगे मिक्स करके। तो अपने बात करते हैं शक्ति गणना की। ठीक है, शक्ति गणना के अंतर्गत अपने क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसके संदर्भ में अपने पढ़ेंगे। तो अगर अपने मैं बात करूं विद्युत के संदर्भ में, ठीक है ना, विद्युत के संदर्भ में बात करूं तो उससे पहले अपने को इस शक्ति पे चर्चा कर लेनी चाहिए कि शक्ति एक्चुअल में क्या है। ठीक है, और शक्ति से मिलता जुलता एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, ऊर्जा। सर एक मिनट, इसको रिकॉर्ड करोगे तो क्लास को उस पर डालने की बैक करो इसको थोड़ा। सही नहीं आ रही है क्या? रिकॉर्डिंग बंद करो फिर इसकी। दस एक मिनट को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। इसको आई समस्या, नेटवर्क की समस्या है। तो अपने बात कर रहे हैं टॉपिक को पूरा करने से पहले अपने थोड़ा सा इसका संदर्भ लेते हैं कि पावर क्या है, पावर क्या है, ठीक है ना। और शक्ति से जुड़ा हुआ ही एक शब्द है जो अपने ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है, ठीक है ना। तो पहला अपना जो प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, वो अपने रहेंगे कि ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या है, इस पे अपने चर्चा करें। दूसरा जो अपना प्रश्न रहेगा कि शक्ति के प्रकार क्या रहेंगे, ठीक है। तीसरा अपने बात करेंगे कि शक्ति का मापन किस तरह किया जाए, मापन कैसे किया जाए। तो इन तीन टॉपिकों पे अपने चर्चा करेंगे। और पहले अपने बात कर लेते हैं कि ऊर्जा और शक्ति क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या ऊर्जा और शक्ति एक ही चीज है या फिर इनका संदर्भ अलग अलग क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं कि ऊर्जा और शक्ति में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज पावर, व्हाट इज एनर्जी। तो शक्ति क्या है, कार्य करने की दर, ठीक है ना, कार्य करने की दर। और ऊर्जा क्या है, कार्य करने की कुल क्षमता, कार्य करने की कुल क्षमता वो क्या है, ऊर्जा है। कार्य करने की जो दर है वो क्या है, शक्ति है। कहने का मतलब अब अपने बात कर लेते हैं कि कार्य क्या है, कार्य क्या है। तो कार्य क्या है कि जब अपने किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस बल से अगर तो अपने बोल सकते हैं कि कार्य हुआ है, यानी कि फोर्स और विस्थापन का जो गुणनफल है वो एक तरह से वर्क है। तो अब यहां अपने को समझ में आ गई कि जो वर्क है W बराबर F इंटू एस है। तो इसका मतलब कोई भी कार्य हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी कौन है, बल उत्तरदायी, ठीक है ना। उत्तरदायी कौन है, बल, फोर्स उत्तरदायी है। तो यहां अगर अपने इस बल को इसके संदर्भ में देखें, शक्ति के संदर्भ में, तो शक्ति की मैंने डेफिनेशन लिख दी कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। अब वो कार्य जो हो रहा है उसके लिए मेन क्या है, फोर्स है।
तो दर अपने जब भी निकालेंगे, दर किसी चीज की निकाली जाती है तो टोटल कितना है, कितने में से कितना है, ठीक है ना। तो यानी यहां मान लो कि यूनिट के हिसाब से निकाला जाए, इकाई देखा जाएगा, इकाई मान देखा जाएगा, वो कार्य की दर होगी, ठीक है। और वो जो जितना समय है और जितना आपका वर्क हो रहा है, उस दोनों को अगर अपने गुणनफल के रूप में देखेंगे तो कुल क्षमता आ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। तो कार्य करने की कुल क्षमता ऊर्जा है, और कार्य करने की दर जो है वो क्या है, शक्ति है। इसको थोड़ा सा अपने और एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति 40 केजी का वजन उठा सकता है, ठीक है ना। 40 केजी का वजन उठा सकता है और 5 मीटर दूरी पे उसको विस्थापित कर सकता है। तो यहां ये सीमा होगी ना, एक इकाई होगी कि 40 किलो वजन, ठीक है ना। यानी कि जो एक तरह से फोर्स है वो कितना है, 40 केजी का है, ठीक है ना। और विस्थापन कितनी दूरी तक लेके वो जाना जा रहा है, 5 मीटर तक वो लेके जा सकता है। तो ये इसकी क्या हुई, एक तरह से क्या हुई, दर हुई, कार्य करने की क्या हुई, दर हुई। तो ये अपने आप में क्या है, शक्ति। अब मान लो कि वो 40 केजी वजन के, मान लो भी अपने पास जो भी सामग्री है, जैसे मान लो कि सीमेंट के गट्टे हैं 40-40 केजी के, और 5 मीटर दूरी पे उसको लेके जाना है। तो मान लो कि वो 10 सीमेंट के जो पैकेट है वो लेके चला गया, ठीक है ना, 5 मीटर की दूरी तक। तो यानी कि 10 जो पैकेट लेके गया, उसको उतने 10 पैकेट ले जाने में कितना समय लगा, ठीक है ना। जितना समय लगा, उसके बाद उससे 11 नंबर पैकेट नहीं लेके जा रहा, ठीक है ना। यानी कि 11 नंबर जो पैकेट है वो उस उठा के नहीं ले जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कमी किस चीज की हुई, उसमें कमी हुई ऊर्जा की। कमी किस चीज की हुई, ऊर्जा की। तो हम सुबह उठते हैं, ठीक है ना, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद दिन भर वर्क करते हैं, शाम को थक जाते हैं। तो क्या हमारे में शक्ति की कमी आती है कि ऊर्जा की कमी आती है? तो हमारे अंदर जो कमी आती है वो किसकी आती है, ऊर्जा की आती है, क्योंकि हमारी जो कुल क्षमता है वो शाम तक खत्म हो जाती है। कार्य करने की जो दर है वो क्या है, शक्ति। तो समझ में आ रहा है? सर आवाज ही नहीं आ रही। बिल्कुल ही नहीं आ रही। सर कट कट के आ रही है। वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऊर्जा और शक्ति में डिफरेंस पता चला क्या? ऊर्जा और शक्ति में डिफरेंस पता चला कि नहीं चला, व्यवहारिक एकदम? यस सर पता चला। ठीक है ना। जैसे दोबारा मैं एक उदाहरण और देता हूं आपको, कि मान लो कि आपकी स्पीड है 1 घंटे में आप 50 पेज पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 1 घंटे में आप कितने पेज पढ़ सकते हो, 50 पेज पढ़ सकते हो किसी बुक के। तो ये दर होगी कि नहीं हुई, भी 1 घंटे में कितने पेज पढ़े जा रहे हैं, 50 पेज पढ़े जा रहे हैं। अब मान लो कि आपको सुबह 7 बजे लगाया गया, ठीक है ना, और आपको कहा कि आप इसी दर से काम करिए। आपने 7 बजे से लेके 2 बजे तक, दोपहर के 2 बज गए, तब तक आपने लगातार पेज पढ़े, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है कि आपकी, जैसे मान लो कि आप 1 बजे जब देखा तो आपसे सिर्फ 40 पेज ही पढ़े गए थे, 2 बजे देखा गया आपसे 30 पेज हो, ठीक है ना, 3 बजे आपके 20 हो गए। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे 1 पेज ही नहीं पढ़ा जा रहा, आपको नींद आने लगी या थकान महसूस होगी। इसका मतलब हमारे शरीर में कमी किस चीज की हुई, हमारे शरीर में कमी किस चीज की हुई, शक्ति की, ऊर्जा की? ऊर्जा की। हाँ, तो यानी कि इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि कार्य करने की कुल क्षमता, कार्य करने की कुल क्षमता होती है वो ऊर्जा होती है, और कार्य करने की जो दर होती है वो क्या होती है, शक्ति होती है। समझ में आ गई कहानी? ये दोनों बातें समझ में आ गई? तो मैं आगे धीरे धीरे थ्योरी की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। अब मैंने 2 चीजें बताई अब तक यहाँ पे। एक तो मैंने बताया कार्य बराबर F इंटू एस, ठीक है ना। वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस। F मतलब यहां एक प्रकार का बल,
एस का मतलब है विस्थापन, ठीक है ना। कोई भी वस्तु के ऊपर जब बल लगाया जाता है और उस बल से अगर वस्तु विस्थापित होती है तो हम मान लेते हैं कि वर्क हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसको अपने विद्युत में लेके जाते हैं, इसको अपने विद्युत में लेके जाते हैं। अब मान लो कि आपका जो कार्य हुआ है उसके लिए उत्तरदायी क्या है, मुख्य रूप से बल, ठीक है ना, मुख्य रूप से क्या है, बल। अभी एक दिन मैंने एक पूछा था आपसे, विद्युत एक प्रकार की क्या है, बताया था कि विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। आपने यही बताया था, विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो मैंने आपसे पूछा कि विद्युत एक प्रकार की शक्ति क्यों नहीं है, ठीक है, उसी टॉपिक पे अपने चर्चा कर रहे हैं। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा। अब देखो कि यहां जो बल है, ठीक है ना, बल है, तो अपने ऐसी प्रकृति किसकी है, बल जैसी, ठीक है ना। तो अपने जैसे विद्युत के अंदर अगर अपने बात करें, विद्युत की अगर बात करें तो विद्युत में 3 कारक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है ना। एक तो कौन होता है, करंट, एक होती है वोल्टेज, एक होता है रेजिस्टेंस। 3 चीजें होनी अनिवार्य है, तीनों के आधार पर सर्किट में काम होता है, ठीक है। और जैसे जैसे अपने जाएंगे एसी, ये तो ये मान लो कि ये फैक्टर हो गया डीसी का। और जब अपने एसी फैक्टर पे जाएंगे तो एसी में अपने देखेंगे कि एसी में भी आई आएगा, वी आएगा, आर होगा। ये आर अपना 3 रूप लेके आएगा, ठीक है ना। आर अपने आप में तो है ही है, यानी कि आर भी होगा, एक्सएल भी होगा, एक्ससी भी होगा। तो इस सामूहिक प्रतिबाधा को अपने इंपीडेंस के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहां आर न लिख के अपने क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर तो 3 ही रहेंगे। तो अब मैंने बताया कि बल, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल इसको अपने लिखते हैं। ईएमएफ अपने बोलते हैं, जनरेटर में अपने ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा होगा। तो ये ईएमएफ है, ये अपने आप में एक बल है, ठीक है ना, अपने आप में क्या है, एक बल है। अब मान लो कि मैं यहाँ डब्ल्यू वर्क है, वर्क के बराबर मैं डब्ल्यू लिखता हूं और इस बल की जगह मैं क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा। अब यहां विस्थापन आ रहा है, नॉर्मल भौतिक विज्ञान में अपने कार्य की परिभाषा देखते हैं तो ये विस्थापन आ रहा है, ठीक है ना। तो विस्थापन आ रहा है, तो विस्थापन आ रहा है, तो अब यहां जो विस्थापन आएगा वो किस में आएगा, जैसे ही एक कंडक्टर पर एक बल काम करेगा तो किसमें परिवर्तन आएगा, इलेक्ट्रॉनों के आवेशों में परिवर्तन आएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश गति करेंगे, ठीक है ना, तो उनमें विस्थापन आएगा। तो उन इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। तो यानी कि मैं यहां लिख दूंगा V इंटू आई, ठीक है ना, V इंटू आई। तो ये अपने आप में किसका सूत्र बन गया, शक्ति का सूत्र बन गया। किसका बन गया, शक्ति का सूत्र बन गया। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है सर। तो पता चल गया ना कि हम जैसे पावर की गणना करते हैं, शक्ति W बराबर V इंटू आई लिखते हैं कि नहीं लिखते, ओम के नियम के हिसाब से। समझ में आ गई बात, यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई। यस सर। अब देखो, अब मैंने ये शक्ति बताई कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर अपने ये सूत्र लेके आए। कार्य बराबर क्या था, W बराबर F इंटू एस था, ये मेन सूत्र था कार्य का। अब यहां वर्क जो अपना जो वर्क है उसको अपने बोलेंगे वैद्युतिक कार्य। क्या बोलेंगे, वैद्युतिक कार्य। वैद्युतिक कार्य में फोर्स किसका लगेगा, वोल्टेज का लगेगा, ठीक है ना। विस्थापन किस में आएगा, इलेक्ट्रॉनों के आवेश में आएगा, तो उसको अपने करंट से इंगित करेंगे। और ये वैद्युतिक कार्य को अपने वाट में इंगित करेंगे। तो W बराबर क्या हो गया, V इंटू आई, V इंटू आई। ये अपने आप में क्या है, शक्ति है। ये अपने आप में क्या है, शक्ति है। अब मैं यही बात एसी पे लागू करता हूं। तो अब मान लो कि एसी के अंदर अपने देखें वैद्युतिक कार्य है, तो W बराबर अपने क्या लिखेंगे, वोल्टेज उसी तरीके से आएगी, आई उसी तरीके से आएगी। अब आपको पता है ये जो Z जो आया है, Z जो आया है, ठीक है ना, ये Z अपने आप में प्रतिबाधा है, ठीक है ना। एसी सर्किट की क्या है, संपूर्ण प्रतिबाधा है, ठीक है ना। Z बराबर क्या होता है, √R² प्लस XL,
ठीक है ना, अंतराल XC की होल स्क्वायर, ये Z का फॉर्मूला अपना रहता है। अब यहां देखोगे तो यानी कि ये जो आपका वैद्युतिक कार्य आएगा, उस वैद्युतिक कार्य में एक फैक्टर आएगा, ठीक है ना, उस फैक्टर को अपने क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। क्योंकि जो हमारा वैद्युतिक कार्य हो रहा है, जो शक्ति जो आ रही है, उसके लिए एक फैक्टर आएगा, वो फैक्टर आ रहा है XL और XC के कारण। तो इसीलिए अब उसको अपने डाल देते हैं यहाँ पे cos थीटा। तो अपने आप में ये सूत्र क्या बन गया, V इंटू आई इंटू कोस थीटा। ये एसी सर्किट की पावर ज्ञात करने का सूत्र बन गया, ठीक है। अभी इसी को अगर अपने बात करें थ्री फेज के अंदर, ठीक है ना, तो थ्री फेज में जब अपने पावर की गणना करते हैं तो अपने लगाते हैं √3 VL IL इंटू कोस थीटा, ठीक है ना, इंटू कोस थीटा। अब यहां देखो कि वोल्टेज लाइन हो और करंट लाइन हो, ठीक है ना, तो थ्री फेज में पावर सर्किट क्या रहेगा, ठीक है ना। पावर की गणना के लिए √3 का इस्तेमाल अपने करेंगे। इस पे अपने चर्चा करेंगे √3 कैसे आता है, लेकिन एक बार व्यवहारिक देखो। तो मैंने 3 सूत्र बताए पावर के, ठीक है ना। एक तो बताया V इंटू आई जो DC पे लागू होता है, ठीक है ना, पावर लिख दो, W लिख दो, एक ही बात है। दूसरा मैंने बताया V इंटू आई इंटू कोस थीटा। एक मैंने पावर का फॉर्मूला बताया V इंटू आई इंटू कोस थीटा के साथ साथ यहाँ √3 आ रहा है, तो इसलिए ये VL हो गया, ये IL हो गया। ये थ्री फेज के लिए इस्तेमाल होता है, ये सिंगल फेज के लिए इस्तेमाल होता है, ये DC के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थी क्या, शक्ति, ठीक है ना, शक्ति का कैलकुलेशन करना। और धीरे धीरे मैं शक्ति को मशीनों में लेके जाऊंगा, ठीक है ना, फिर अपने ट्रांसफार्मर में, अल्टरनेटर सब में इस्तेमाल करेंगे इसको। एक बार थोड़ा सा इसका व्यवहारिक जो प्रारूप है उसको आप समझते जाओ। अब देखो दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था क्या, ऊर्जा। क्या था, ऊर्जा। ऊर्जा का अगर अपने विज्ञान के संदर्भ में देखें तो ऊर्जा अपने मुख्य रूप से 2 रूपों में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा, एक अपने पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और वैद्युतिक रूप से अगर अपने ऊर्जा की बात करें, वैद्युतिक रूप से ऊर्जा की बात करें तो V इंटू आई जो है, ये क्या है, एक तरह की शक्ति है। ये क्या है, शक्ति है। और मैंने बताया था कि कार्य करने की दर क्या है, शक्ति है। कार्य करने की दर क्या है, शक्ति है। और कार्य करने की कुल क्षमता क्या है, ऊर्जा, कुल क्षमता। इसका मतलब ये आपकी दर है, तो उसके साथ किसका अपने मल्टीप्लाई करें कि कुल हो जाए, तो समय का होगा, ठीक है ना, किसका होगा, समय का। तो आपकी जो ऊर्जा होगी, एनर्जी जो हो जाएगी, उसके साथ आपको क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि समय को। किसको, समय को। अब जैसे एक होता है KWH, ठीक है ना, KWH। अब यहां देखो KW, सिर्फ KW जो है ये शक्ति को इंगित कर रहा है, और ये H जो आ गया हावर्स के रूप में आ रहा है, ठीक है ना, समय का है गुणनफल ये। तो यानी कि ये अपने आप में क्या बनेगी, ऊर्जा, ठीक है। तो अपना जो बाहरी जो एनर्जी मीटर होता है, ठीक है ना, जो जिसको अपन नॉर्मल भाषा में मीटर बोलते हैं, बिजली के कनेक्शन के लिए जो मीटर लगता है घर के बाहर, वो अपनी रीडिंग KWH में देता है। इसका ऐसा मीटर है जो पूरी गणना करे कि पूरे दिन भर में, महीने में, साल में आपने कितनी यूनिट के रूप में खर्च किया है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, यूनिट के रूप में मान दर्शाता है। तो ये KWH में क्या होता है कि जैसे एक होता है ना 1000 वाट का लोड, ठीक है ना, 1000 वाट का लोड अगर 1 घंटे तक चल जाए, ठीक है ना, ये नोट करने वाली बात है कि 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक चल जाए तो आपकी 1 यूनिट बिजली खपत मानी जाती है, ठीक है ना। 1000 वाट का लोड 1 घंटे यानी कि 60 मिनट तक चल जाए तो हम मान लेंगे कि हमारी जो बिजली खपत हुई है वो क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको किलोवाट भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है, ठीक है ना। और यही आपकी BOT कहलाती है, ठीक है ना, क्या कहलाती है, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है ना।
जो एक यूनिट का स्टैंडर्ड मान रख रखा है वो कितना है कि 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक अगर ऊर्जा खपत करता है उसका मापन कितना होगा 1 यूनिट। समझ में आ गई बात। अब मान लो कि एक व्यवहारिक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, जवाब देना मेरे को। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज पहुंच रही है क्या सभी के पास? सर आ रही है सर। एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे भी, जितना मैंने बताया उसी के आधार पे ही पूछ रहा हूं। बिजली, प्रश्न देखो, बिजली खपत में प्रयोग होने वाला शब्द, बिजली खपत में प्रयोग होने वाला शब्द यूनिट, शब्द यूनिट किसको इंगित करता है? किसको इंगित करता है? प्रश्न समझ में आ गया? एक एक से जवाब मांगूंगा मैं। बिजली खपत में प्रयोग होने वाला यूनिट शब्द जो है किसको इंगित करता है? मनीष, सर 1 किसको इंगित करता है अभी मनीष बता। 1 घंटे में यूज पावर को करते हैं। पावर को करता है, ठीक है। मनीष का उत्तर पावर। हाँ शालिनी, मेरा फोन रुकूंगा ब्रेज है, माइक चालू है। रतनदीप, एक बिजली खपत में प्रयोग होने वाला शब्द यूनिट है किसको इंगित करता है? नहीं पता चल रहा? पावर को सर। पावर को, यानी कि सभी का जवाब आ रहा है पावर को। इतनी बड़ी 15 अपने पिछले 10-15 मिनट मेरे इस पे लगाने के बाद में भी आपका उत्तर गलत आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप ये सोचते हो कि एक टॉपिक ऊर्जा को, हाँ, यानी कि आप ये सोचते हो कि ये टॉपिक हल्का है, पर्सन आएगा। पर्सन मैंने बताया कि पर्सन बनेगा अंदर से, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट है ना, ऊर्जा को क्या है, हाँ 1000 वाट का लोड है, उसके साथ समय भी इंक्लूड किया हुआ है 1 घंटा, ठीक है ना। तो ये वाट जो है, W जो है वो V इंटू आई का है सिर्फ। ये अपने आप में क्या है, शक्ति है। ये अपने आप में क्या है, शक्ति है, पावर है। और इसके साथ समय और लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ऊर्जा बन गई। क्या बन गई? ऊर्जा बन गई। तो ये ऊर्जा को इंगित करता है, नहीं कि पावर को इंगित करता है। समझ में आ सर गई? मैं बोल तो रही हूँ ऊर्जा को। हाँ बिल्कुल सही है। तो आप जिसने बोला है ऊर्जा बिल्कुल सही है, पावर जिसने बोला उसका गलत है। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो कि मैं बात करूंगा अभी डीसी का जो सूत्र है उसके ऊपर। डीसी का जो सूत्र है पावर का, V इंटू आई, ठीक है ना। ये सूत्र कहां इस्तेमाल होगा? ये सूत्र कहां इस्तेमाल होगा? डीसी सर्किट में। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ये सूत्र एसी में लागू हो सकता है? क्या ये सूत्र एसी में लागू हो सकता है? अच्छा, कंडीशन क्या है एसी में लागू होने के लिए? कंडीशन क्या है? पावर फैक्टर। हाँ, पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए? यूनिटी। यूनिटी, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो यही सूत्र एसी में भी काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिटी अपने कहने को कह सकते हैं यूनिटी है, लेकिन यूनिटी बहुत कम चांस है कि यूनिट पावर फैक्टर हो, इकाई पावर फैक्टर हो। और इकाई पावर फैक्टर होते ही एसी डीसी सर्किट में कोई परिवर्तन नहीं रह जाता है, एक जैसे सर्किट हो जाते हैं वो, ठीक है ना। यानी कि उसके अंदर रेजिस्टेंस का ही प्रभाव रहता है, ठीक है। अब मान लो
कि अब अपने इसी सूत्र की अगर बात करें तो इस सूत्र से कितने सूत्र बनाए जा सकते हैं और उनमें अंतर संबंध कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आपने शायद ये पहले पढ़ा होगा ट्राइएंगल, ठीक है ना। ट्राइएंगल में आपने पढ़ा होगा कि यहां आपने लिख दे V, ठीक है, यहां लिख दूं मैं I, यहां लिख दूं R, इससे अपने कई संबंध निकल के आते हैं। ये जो लाइन है ये शो हो रही है भाग को यानी कि इंगित करे, ये जो लाइन है वो मल्टीप्लाई को इंगित करे। अब जिसको ज्ञात करना उसको अपने छुपा लेंगे तो कुछ सूत्र अपने सामने आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं V बराबर, तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R, ठीक है, I इंटू R, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर मैं I को छुपा लूं, I को ज्ञात करना हो तो क्या आएगा V बट्टे R, ठीक है ना, ये भाग को इंगित करें। तीसरी अगर मैं बात करूं मेरे को R ज्ञात करना है तो सूत्र क्या बन गया V बटे I। ये तीन बातें अपने सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइएंगल से पकड़ ली। अब यही बातें अपने इस सूत्र में लागू करते हैं। अब मान लो कि ये जो V बराबर I इंटू R है, इसको अगर मैं इस V के स्थान पे रखता हूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर बराबर, ठीक है ना, I इंटू R इंटू I, ठीक है ना, या I स्क्वायर R। तो पावर बराबर एक फॉर्मूला अपने पास ये भी आ गया, यानी कि एक नंबर सूत्र, दो नंबर सूत्र। अब मैं अब की बार I का मान रखता हूं, I बराबर क्या है V बटे R। अगर यहां मैं मान रखूं P बराबर V इंटू, ठीक है ना, V बटे R, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर बराबर V स्क्वायर बटे R। तो ये भी किसका फॉर्मूला है, पावर का। कितने सूत्र हो गए, 3, ठीक है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास डाटा कैसा दिया गया है, ठीक है ना। तो कई बार वोल्टेज दे दी जाती है, रेजिस्टेंस दिया जाता है, आपसे पावर पूछ ली जाती है और अपने फिर क्या करते हैं कि करंट की गणना करने में लग जाते हैं। तो सीधा ये फॉर्मूला लगा के भी आप पावर की गणना कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पावर फैक्टर की कोई समस्या नहीं है डीसी सर्किट में, ठीक है ना, आवेश परिवर्तन होता नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, तो इसलिए पावर को अपने सीधा सीधा गणना में ले लेते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रभावशाली रहता है रेजिस्टिव लोड ही, ठीक है ना, इंडक्टिव नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि इंडक्शन जो आएगा, ठीक है ना, इंडक्शन जो आएगा उसके लिए आवश्यक क्या चीज है, एक डीसी और एक एसी सर्किट की अगर तुलनात्मक अध्ययन देखें तो अंतर क्या है एसी और डीसी सर्किट में, ठीक है ना। एसी के अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी होने के कारण, फ्रीक्वेंसी होने के कारण क्या है, इंडक्शन आता है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी होने के कारण क्या आता है, इंडक्शन आता है। और डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, इसलिए डीसी में इंडक्शन नहीं होता, इंडक्शन नहीं होता। अब बात करें कि मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं कि डीसी में इंडक्शन होता है क्या, तो आपका जवाब क्या आएगा, डीसी में इंडक्शन होता है, नहीं होता, नहीं होता सर। तो डीसी में इंडक्शन क्यों नहीं होता, सर उसका मान प्रत्यावर्ती नहीं होता, मान प्रत्यावर्ती नहीं होता। तो डीसी में जो सिद्धांत है माइकल फैराडे का दिया हुआ, माइकल फैराडे ने कई सिद्धांत दे रखे हैं, एक दिन मैं सारी चर्चा करूंगा, सारे माइकल फैराडे के सारे जितने सिद्धांत दिए हुए हैं अपनी एक क्लासेस पूरी की पूरी उसी पे ही डालेंगे, ठीक है। तो इसका एक सिद्धांत है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। ये बहुत विस्तृत सिद्धांत है इसका। अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किन किन पे लागू होता है, तो कोई आप बता दोगे 5-4 चीजें। एक नंबर पे जनरेटर में होता है क्या, मोटर में होता है क्या, होता है सर, ट्रांसफार्मर में होता है क्या, होता है सर, अल्टरनेटर में होता है क्या,
एसी मोटर में होता है क्या? होता है। इन सब में होता है? यस सर, होता है। सर इन सभी में होता मानते हो है। इस बात को? इस बात को स्वीकार Yes, करते sir. हो कि माइकल फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत इन सब में होता है? यस सर। मानते हो ना? तो मेरे Yes, को sir. ये बताओ, ये अल्टरनेटर और एसी की जो मोटरें हैं ट्रांसफार्मर है, इंडक्शन है, जबकि डीसी की मोटर जनरेटर इसमें इंडक्शन नहीं है, क्योंकि डीसी में तो इंडक्शन नहीं है और इंडक्शन नहीं है, तो फिर यहां पे ये सिद्धांत कैसे लागू हो गया? डीसी जनरेटर मोटर में माइकल फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत कैसे लागू हो गया? या तो यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, दोनों तरफ कैसे लागू हो गया? क्योंकि डीसी में तो इंडक्शन ही नहीं है, एसी में इंडक्शन है। ठीक है ना? इंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेरण। प्रेरण। सिद्धांत में क्या लिखा हुआ है? प्रेरण। ठीक है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। बताऊं क्या ये टॉपिक? सर बताओ। क्लियर करना है इस बात को कि इंडक्शन यहां लागू नहीं हो रहा है, यहां लागू हो रहा है। बात उसने एक ही सिद्धांत दे दिया, वही जनरेटर में आ रहा है, वही डीसी की मोटर में आ रहा है, वही एसी मोटर में आ रहा है, फिर अंतर कहां है? सर सर उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि या तो मान परिवर्तन हो रहा हो, उसके अंदर चालक घूमता हो, या चलो ठीक है, आप माइक ऑफ रखो, मैं भी अपने चर्चा कर लेते हैं इस पे। ठीक है ना? इसे सिद्धांत का थोड़ा सा खुलासा करते हैं ताकि अपना ये टॉपिक समझ में आए। माइकल फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो सिद्धांत है, उसकी दो बातें हैं। कितनी बातें हैं? दो बातें। ठीक है, पहली बात क्या कहता है? माइकल फैराडे ने जब ये सिद्धांत दिया था तो उसने कहा था कि हमने ये प्रैक्टिकल किया है या हमने ऐसा अनुभव किया है कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक से इस प्रकार हरकत करवाएं, चालक को इस प्रकार गति करवाएं, ठीक है ना, या फिर चुंबकीय क्षेत्र को इस तरह परिवर्तित करें, तो उस चालक में वोल्टेज पैदा हो जाती है, एक बल पैदा हो जाता है जिसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है ना? यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है मुख्य। उसने दो बातें कौन कौन सी बताई? दो बातें बोल दी एक साथ उसने पहली बोली कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति करवाए। क्या करवाए? चालक गति करवाए। दूसरी उसने बात बोली कि किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में चालक को स्थिर रखा जाए या पास रखा जाए, तो चालक में क्या पैदा हो जाती है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये तो दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? सर समझ में आ गई। यानी कि पहली शर्त क्या उसकी? पहली शर्त ये देखो, पहली शर्त ये है, उसने कह दिया कि भाई ये मान लो कि चुंबक है, ठीक है ना, ये क्या है? चुंबक है। मान लो ये N है, ये S है। अब ये चुंबक कैसा है? स्थायी ध्रुवता का है। आपने स्थायी मैग्नेट लगे रखा है। क्या ले रखा है? स्थायी मैग्नेट ले रखा है। तो इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र जितना इनका बना हुआ है, ठीक है ना, इसके समूह को अपने फ्लक्स बोलते हैं, चुंबकीय किरणों के। अब उसने कह दिया कि इसके बीच में अपने क्या करें? एक कंडक्टर को घुमाएं। क्या करें? एक कंडक्टर को घुमाएं, यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति करवाएं और इस प्रकार गति करवाएं कि उसकी गति से इन चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होना चाहिए। तो इस कंडक्टर में एक बल पैदा होगा जिसका नाम होगा EMF। पहली शर्त ये जो लगती है डीसी जनरेटर। किसमें लगती है?
डीसी जनरेटर में, डीसी मोटर में और अल्टरनेटर में। ठीक है। दूसरी बात उसने बताई कि यदि हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम किसी चालक को गति न करवाएं, ठीक है ना, गति न करवाएं, लेकिन उसके पास जो मैग्नेट रखी हुई है वो मैग्नेट आपकी परिवर्तनशील हो, वो घूमती हुई प्रतीत हो, यानी एन एस फिर एस एन इस तरह की प्रकृति की हो, तो ये कंडक्टर बिना गति किए हुए भी उस चुंबकीय क्षेत्र को काट देगा और उसमें एक बल पैदा हो जाएगा। ये बात लागू हो जाएगी किस पे? एसी पर। किस पर? एसी पर। एसी पे लागू होते इस क्रिया को अपने बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। ठीक है ना। इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है कि एक चीज को देख के दूसरी चीज में वैसा का वैसा हो जाना, यानी कि बागड़ी में बात करा तो खरबूजन देख के खरबूजो रंग बदलना। तो अब एक कॉइल को, एक वाइंडिंग को या एक कंडक्टर को आपने सप्लाई दी, उसके पास में दूसरा रख दिया, वो कोई गति नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसमें वोल्टेज पैदा हो रही है, तो ये है इंडक्शन, ये है प्रेरण। ठीक है ना। तो ये प्रेरण आगे चल के दो प्रकार का हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें एक तो आएगा म्यूचुअल इंडक्शन और एक आएगा सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। तो म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन पे अपने बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जितनी बातें समझाई समझ में आई, फिर धीरे धीरे Yes, मैं sir. इनको मशीनों की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है। तो अब 2-3 मैं प्रश्न रिपीट करता हूं जितना पढ़ा है, कि कौन से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका अगर रूट में पता नहीं है कि प्रश्न किस तरह बनते हैं, ठीक है, तो फिर समस्या ये है कि हमने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है लेकिन जैसे पेपर में प्रश्न दिखेंगे तो हम घबरा जाएंगे कि ये प्रश्न कहां से आ गया। तो प्रश्नों का सामना भी करना है। ठीक है ना। तो आज के लिए मैं 1-2 प्रश्न डालता हूं आपके लिए। मेरा पहला प्रश्न आज का कि डीसी परिपथ एवं एसी परिपथ, डीसी परिपथ एवं एसी परिपथ में शक्ति घटक में क्या अंतर है? डीसी परिपथ एवं एसी परिपथ में जो शक्ति घटक है उसमें अंतर क्या है? शक्ति घटक में अंतर क्या है? कौन बताएगा? अगर ऐसी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो ये प्रश्न अच्छे से समझ सकते हो आप। पावर फैक्टर। देखो, शक्ति घटक, डीसी में जो शक्ति घटक है, ठीक है ना, वो एक ही प्रकार का है। ठीक है ना, एक ही प्रकार का है, जिसको अपने बोल सकते हैं वास्तविक, ठीक है ना, शक्ति। ठीक है ना, जो आपकी वाट में खपत होती है, वाटलेस शक्ति अपने घटक भी बोल सकते हैं। और एसी की अगर बात करें तो एसी में यही शक्ति घटक 3 रूपों में परिवर्तित हो जाएगा। कितने रूपों में? 3 रूपों में। एक आएगा वास्तविक, ठीक है ना, जिसको अपने बोलते हैं रियल पावर। ठीक है ना। एक होती है आभासी शक्ति, और एक होती है प्रतिघाती शक्ति, जिसको इंग्लिश में अपने बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है ना, रिएक्टिव पावर। ये 3 प्रकार के घटक हो जाएंगे। तो इसमें एक वाटलेस घटक होता है, एक, ठीक है ना, एक जो वास्तव में शक्ति खपत कर रहा है, वास्तविक शक्ति, और एक जो आपको आभास हो रही है वो, और एक उसकी प्रतिघाती शक्ति, रिएक्टिव पावर। ठीक है ना। तो ये कोई प्रकार की शक्ति का व्यय नहीं करती, ये अपने को आभास करवाती है और ये अपने वास्तव में खपत होती है। तो हम जिस मशीन को देखेंगे, ठीक है ना, कोई भी एसी की मशीन आएगी, वो उसकी वास्तविक खपत पावर क्या है वो अलग होगी, जबकि उस पर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? आभासी शक्ति लिखी जाएगी।
तो जैसे हम चलाएंगे तो वो वास्तव में खपत कितना करेगी उसके लिए निर्धारण करेगा, और उस सर्किट का कोस थीटा यानी कि पावर फैक्टर बताएगा कि वो शक्ति कितनी खपत करेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, ठीक है ना। इसी थ्योरी को अपने आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। यहाँ से